हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सभी लोग कमेंट कर दें। इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार में लगातार जो लाइव क्लासेस चलाई जा रही हैं, उसके लिए आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है, लेकिन फिर भी पड़ा रहेगा, बाद में देख लेंगे, कभी भी हम इसको देख लेंगे। और चूंकि फ्री है तो इसकी आप लोग इज्जत नहीं कर रहे हैं। किसी कोचिंग में आप लाखों रुपए दे के पढ़ते, तब इसकी आप लोग बहुत इज्जत करते। यहाँ तक कि आप लोगों को शेयर और कमेंट करने में भी शर्म लगती है। या तो फिर हम ये क्लासेस बंद कर दें, तो आप कहेंगे कि नहीं नहीं, इन्होंने पब्लिसिटी पाने के लिए एक स्टंट किया था और कदम अब पीछे खींच लिए, हार गए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि एक भी बच्चा अगर पढ़ने वाला है, हम उसको पढ़ाएंगे। सिलेक्शन कभी जो है भीड़ का नहीं होता, लगनशील मेहनत कश लोगों का सिलेक्शन होता है। तो अगर आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन आप लेंगे, फायदा आपका होगा। हमको जो है अपनी नौकरी नहीं दे देंगे आप, या अपना वेतन दे देंगे। अपने लिए पढ़िए, कम से कम खुद से धोखा ना कीजिए। आप जब ये सोचते हैं कि मैं क्लास बाद में देख लूंगा, तो आप उसको वास्तव में कभी अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं। यूट्यूब में पड़ी रहती है, अरे फिर देख लूंगा, फिर आपको कुछ काम आएगा, अरे इसको तो पढ़ा रहेगा फिर देख लूंगा। लाइव क्लासेज में एक इंटरेक्शन होता है। आप जैसे कहीं ऑफलाइन क्लासेज करने जाते हैं तो किराया भी खर्चा करते हैं, कहीं पे कमरा लेके रहते हैं उसका भी किराया देना पड़ता है, कई तरह की जो है प्रॉब्लम होती हैं। लेकिन यहाँ केवल आपको समय देना है और कुछ नहीं देना। तो आप लोग क्लासेज को शेयर कर दिया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव क्लासेज देखा कीजिए। इससे क्या होता है कि हमारे टीचर्स, हमारी टीम मोटिवेटेड रहती है कि हमारा जो प्रयास है वह सही दिशा में जा रहा है। तो मनोज सर की क्लास जो है शुरू होने वाली है, आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। ठीक, नमस्कार। देखिए, आपका ये जूरिस्प्रूडेंस की क्लास चल रही थी और जूरिस्प्रूडेंस में आपका तीसरा जो स्कूल था, आपका एनालिटिकल स्कूल या प्रमाणवादी विचारधारा या विश्लेषणात्मक विचारधारा, उसके बारे में बताया जा रहा था। इसमें आपका कुछ क्वेश्चन बताया गया था, फिर एक बार 1-2 मिनट हम रिपीट कर देते हैं। यूपीजे में तो दोनों क्वेश्चन एक साथ पूछा गया है कि एनालिटिकल स्कूल का फादर कौन था, ये भी क्वेश्चन आया है, तो जॉन ऑस्टिन। और दूसरा क्वेश्चन यूपीजे में ही उसी समय आया है, और वह क्वेश्चन आया है कि इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस या इंग्लैंड के विधिशास्त्र का फादर या पिता कौन है, तो जॉन। कुछ विशेषताएं भी और बताया गया था कि एनालिटिकल स्कूल को तीन, फर्स्ट पार्ट में जर्मी बेंथम, ऑस्टिन, आपका कह सक ऑस्टिन, हालैंड, सामंड और चिपमैन ग्रे आते हैं। सेकंड में आपका हेंस केल्सन आते हैं, हेंस केल्सन पर भी ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। और थर्ड में आपका मुख्य रूप से हार्ट महोदय आते हैं, और सन 2018 में ही हार्ट के कोटेशन बने थे, जो एक कोटेशन तो किताब में भी नहीं था, लेकिन आयोग ने उसे हार्ट को ही मारा। यानी कि लॉ एंड मोरालिटी पर अगर कोटेशन आता है और आप क्वेश्चन पर रिस्क लेना चाहते हैं,
तो रिस्क हार्ट पर लीजिएगा, 99% चांस रहता है कि वह कोटेशन किसका होगा, हार्ट का। एनालिटिकल फर्स्ट में हम जर्मी बेंथम का पढ़ रहे थे और जर्मी बेंथम ने सर्वप्रथम ये कहा, माने ये समादेश या कमांड के सिद्धांत के संस्थापक भी माने जाते हैं और प्राकृतिक विधि की आलोचना करते हैं, यानी कि नेचुरल लॉ के आलोचक हैं। और इन्होंने नेचुरल लॉ के बारे में एक वाक्य कहा था जो बताया गया था कि नेचुरल लॉ, नेचुरल राइट, यानी कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका कभी कोई फादर या पिता नहीं रहा है। ये यूपी जे में क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने सुख दुख का सिद्धांत दिया, यानी कि प्लीजर एंड पेन का सिद्धांत दिया, ये पूछ सकता है। इन्होंने उपयोगितावाद का सिद्धांत दिया, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, ये याद रखना है। इनकी जो मुख्य बात अभी हमें बतानी है वह दो बातें हमें बतानी हैं। एक तो इनकी किताब पूछी जा सकती है और दूसरा पूछा ही गया है कि जर्मी बेंथम ने जूरिस्प्रूडेंस को कितने भागों में बांटा। ये क्वेश्चन यूपीजे में आ चुका है, रिपीट कर सकता है। इनकी जो पुस्तक थी, जो महत्वपूर्ण पुस्तक हैं, आपका 3-4 इन्होंने पुस्तकें लिखी, उसको लिख लीजिए। आपका जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो यूपीजे में पूछी जाती हैं वह आपका है द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। फिर एक बार हम बता रहे हैं, द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड। अगली किताब इनकी जो महत्वपूर्ण थी वह आपकी थी फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। फिर हम बता रहे हैं इसको, फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। अगली जो किताब है इनकी, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, संवैधानिक संहिता, संवैधानिक संहिता। अगली इनकी पुस्तक या बुक है इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। फिर एक बार हम बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन। इन्होंने एक पत्रिका का भी प्रकाशन किया था, हो सकता है आ जाए क्योंकि ऐसा एक क्वेश्चन आ रहा है। और वह पत्रिका थी वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू, वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू। इन्होंने जूरिस्प्रूडेंस को, यानी कि जर्मी बेंथम ने, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में, जूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्टों में बांटा। और कौन कौन वह पार्ट थे ये थोड़ा अच्छे से याद रखना है। पहले पार्ट को इन्होंने व्याख्यात्मक जूरिस्प्रूडेंस और दूसरे को इन्होंने कहा आलोचनात्मक इंग्लिश वर्जन याद रखिएगा, अभी हम बता रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। व्याख्यात्मक और आलोचनात्मक। व्याख्यात्मक को इंग्लिश में कहते हैं एक्सपोजिटोरियल,
एक्सपोजिटोरियल व्याख्यात्मक को और आलोचनात्मक को कहते हैं सेंसोरियल। सेंसोरियल बहुत अंदर जाकर पूछे तो दोनों का मतलब पूछ सकता है। व्याख्यात्मक का मतलब ये बताते हैं कि विधि क्या है, यानी कि ला क्या है, इसका अध्ययन हम व्याख्यात्मक विधि शास्त्र में करते हैं। जबकि विधि क्या होनी चाहिए, आर्ट चाहिए, विधि क्या होनी चाहिए, इसका अध्ययन हम आलोचनात्मक विधि शास्त्र में करते हैं। जब ऑस्टिन जो इनका शिष्य था एक कदम आगे बढ़ेगा तो सतर्क रहना है ऑस्टिन पर। ऑस्टिन आलोचनात्मक को मानने से क्या करेंगे, इनकार, यानी कि नैतिकता को मानने से इनकार करेंगे। और विधि क्या है, यानी कि जो ये विधि जैसी की हैं, यानी कि इज पर विश्वास करेंगे। ये सतर्क रहना है। अर्थात जर्मी बेंथम थोड़ी बहुत नैतिकता को मान्यता देते हैं कि विधि क्या होनी चाहिए, लेकिन ऑस्टिन महोदय नैतिकता को विधि से क्या करते हैं, अलग करते हैं। और किसका अध्ययन करेंगे, आपका विधि क्या है। जर्मी बेंथम का एक दो और बातें हैं, ये जरूर याद रखिए, यूपीजे में 2 बार रिपीट किया है, आ सकता है बंटवारा। डॉग लॉ की अवधारणा इन्होंने दी, जिसे मैं बता चुका हूं, यानी कि कुत्तों की विधि की अवधारणा दी, डॉग लॉ। अब आइए जर्मी बेंथम के बाद हम शुरू करते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन, देखिए जॉन ऑस्टिन से एक क्वेश्चन जे में निश्चित पूछा जाता है। कभी कभी कंपटीशन में जॉन ऑस्टिन से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए हैं। आइए जॉन ऑस्टिन के बारे में देखा जाए। आपका 1790 से 1790 से 1859 ईस्वी तक। पहले जॉन ऑस्टिन के बारे में सामान्य बातें हम देखें और तब आपका अन्य बातें देखते हैं। जहाँ तक जॉन ऑस्टिन की बात है, जॉन ऑस्टिन आपका इंग्लैंड में सेना के अधिकारी थे। इसके बाद ये सेना के अधिकारी थे और इसके बाद ये कुछ वर्षों के लिए रोम गए और वहाँ रोमन विधि का इन्होंने अध्ययन किया। और रोमन विधि से प्रभावित होकर ही इन्होंने समादेश का सिद्धांत प्रतिपादित किया, कमांड का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो जो पहला टेक्निकल क्वेश्चन आपका आता है, नोट्स में आपका है नहीं, वे लिख लीजिए। जो पहला टेक्निकल क्वेश्चन आता है वह ये आता है कि समादेश का सिद्धांत ऑस्टिन ने किससे प्रभावित होकर दिया। तो आपका जवाब रहेगा रोमन लॉ से, रोमन विधि से। ऑस्टिन की जहाँ तक बात है, आपका कह सकते हैं कि ऑस्टिन आपका एक कदम आगे माने जाते हैं जर्मी बेंथम से। तो कल एक लिस्ट बनाई गई थी, आपका कह सकते हैं कि जर्मी बेंथम, इनका शिष्य ऑस्टिन एक कदम आगे। ऑस्टिन का शिष्य कौन हुआ, केल्सन, वह इन ऑस्टिन से एक कदम आगे। और केल्सन का शिष्य कौन हुआ, हार्ट। तो हार्ट किससे एक कदम आगे माने जाते हैं, हैंस केल्सन से। ऑस्टिन ने आपका
कह सकते हैं कि विधि में नैतिकता को अस्वीकार किया और ये कहा कि विधि में नैतिकता नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने एक वाक्य कहा कि विधि संप्रभु का समादेश है। लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरेन। यहीं से हम शुरू करते हैं और देखिए यहीं से आपका क्वेश्चन उठता है। ये जो वाक्य हैं कि विधि संप्रभु का समादेश है, समादेश है, इसी को मथना है। देखिए आपका क्वेश्चन यूपीजे का कि जॉन ऑस्टिन की विधि की परिभाषा किससे प्रेरित है, या जॉन ऑस्टिन ने विधि की परिभाषा किससे लिया। तो विधि की परिभाषा किससे प्रेरित है, तो आप मारेंगे ब्लैक स्टोन। अच्छे से तैयार रखिएगा, किससे प्रेरित है, ब्लैक स्टोन से। फिर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया कि ऑस्टिन की संप्रभुता किससे प्रेरित है, या ऑस्टिन ने सॉवरेनिटी किससे लिया। तो आपका जवाब रहेगा हाब्स से, थॉमस हाब्स से। और समादेश का सिद्धांत किससे लिया, किससे प्रेरित होकर दिया, तो जर्मी बेंथम से। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहता है। मैं फिर बता दूं, एक बार और मैं बता रहा हूं, इसको रट कर जाइएगा। जॉन ऑस्टिन ने विधि का सिद्धांत ब्लैक स्टोन से लिया, संप्रभुता इनकी प्रेरित थी हाब्स से, और समादेश आपका जर्मी बेंथम से। अब जहां तक जॉन ऑस्टिन की बात है, जॉन ऑस्टिन ने तीनों बातों को अलग अलग करके समझाया है और एक एक हम आपका अलग अलग देखेंगे। पहले हम सॉवरेनिटी देखते हैं या संप्रभुता, जो कंपटीशन में आ चुका है। संप्रभु किसे कहा जाएगा, तो जहां तक ऑस्टिन की बात है, ऑस्टिन ये बताते हैं कि जो सॉवरेनिटी होती है, संप्रभुता होती है, या तो किसी एक व्यक्ति से निर्मित होती है, या व्यक्तियों से के समूह से, या किसी संस्था या बॉडी में निहित होती है। और जो ये सॉवरेन या तो व्यक्ति हो या बॉडी हो, यह किसी के सबऑर्डिनेट या अधीनस्थ नहीं रहता। ये सुपीरियर होता है, ये प्रवर होता है, और अपने इन्फीरियर या अवर के लिए आपका इच्छा व्यक्त करता है। यानी कि कुल मिलाकर एक लाइन हम ये देख सकते हैं कि जो ये सॉवरेन है, ये एक कह सकते हैं व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह है, जो किसी के सबऑर्डिनेट या आपका अधीनस्थ नहीं होता। अब किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कब हम कहेंगे कि सॉवरेन है, तो आपका जॉन ऑस्टिन बताते हैं कि सॉवरेनिटी के 3 गुण होते हैं। और चूंकि इन्होंने संप्रभुता हाब्स से ली थी, तो तीनों गुणों को अच्छे से तैयार रखना है। और आपका देखिए 3 गुण संप्रभुता के होते हैं, और हम उसको लिख रहे हैं तीनों गुणों को, तीनों को हम समझाएंगे भी। पहला गुण ये बताते हैं आपका ऑस्टिन महोदय कि अविभाज्यता, इनडिविजिबिलिटी, यानी कि अविभाज्यता, अर्थात संप्रभुता का बंटवारा संभव नहीं है।
यानी कि एक देश में कई संप्रभु नहीं हो सकते, संप्रभु एक ही हो सकता है, 4, 5 या 50 नहीं हो सकते। यानी कि संप्रभुता का डिवीजन नहीं किया जा सकता, अविभाज्यता। दूसरा असीमितता, असीमितता मतलब कि संप्रभु की कोई लिमिट नहीं होती, सीमा नहीं होती। यहाँ भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ये इंग्लैंड के थे और इन्होंने ही ये सिद्धांत दिया। तो इंग्लैंड की जो विधिक प्रणाली है, थोड़ा बहुत हमें उसमें जाना पड़ेगा। इंग्लैंड में जो वहाँ की पार्लियामेंट है, वह सुप्रीम और सावरेन दोनों मानी जाती हैं। यानी कि इंग्लैंड की संसद सर्वोच्च भी मानी जाती हैं और संप्रभु भी। सर्वोच्च क्यों है, संप्रभु क्यों है? संप्रभु का मतलब कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो भी कानून बनाएगी उसमें इंटरनल या एक्सटर्नल यानी कि आंतरिक और बाह्य दबाव नहीं होगा। और आपका ये तो सॉवरेंटी हुआ। सुपरमेसी क्या है? सर्वोच्चता। सर्वोच्चता का मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की संसद किसी भी विषय पर कोई कानून बनाने में सक्षम है। इसीलिए विद्वान लोमले कहते हैं कि इंग्लैंड की संसद नर को नारी और नारी को नर बनाने के सिवाय कोई भी ला या कानून बना सकती है। अर्थात यदि इंग्लैंड की संसद ये कानून बना दे कि सभी पुरुषों को बुर्का पहनकर निकलना है, तो कोई इसका विरोध अगर करता है तो वह दंड का भागी होगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। तो फिर आइए, असीमितता का मतलब क्या हुआ? यानी कि जिसकी कोई लिमिट न हो। इसको थोड़ा भारत में हम जोड़कर बताते हैं। ऑस्टिन ये कहते हैं कि जो सॉवरेन होगा उसे समादेश देने में कोई सीमा नहीं है, अर्थात वह कोई भी समादेश दे सकता है। अगर वह कोई समादेश देता है, चाहे भले वो गलत हो, तो जनता उसे मानने के लिए बाउंड है, बाध्य है। इसको हम देखेंगे समादेश में। जहाँ तक भारत की बात है, तुरंत इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, क्या भारत की संसद सॉवरेन और सुप्रीम है? तो आपका जवाब रहेगा, विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए, लीगल लिमिटेशन के अधीन रहते हुए भारत की पार्लियामेंट आपका सॉवरेन और सुप्रीम है। तो आपका फिर क्वेश्चन इंटरव्यू में ये उठा कि आखिर वे क्या विधिक सीमाएं हैं जिसके अधीन रहते हुए ही भारत की संसद आपका सुप्रीम है? तो विधिक सीमा बतानी पड़ेगी। पहला विधिक सीमा आपका अनुसूची 7 से बताइएगा, शेड्यूल 7 से बताइएगा, जो कानून बनाने की शक्ति है। और दूसरी सीमा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ने अप्लाई किया है, वह है आपका बेसिक स्ट्रक्चर। अर्थात भारत की संसद ऐसा संविधान में कोई संशोधन नहीं कर सकती जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अर्थात मूलभूत ढांचे को डिस्टर्ब करती हो। तो सतर्क रहिएगा। यहाँ से इंटरव्यू में भी क्वेश्चन बना है, आईएएस प्री में भी, जीएस में बना है। तो विधिक सीमाओं के अधीन रहते हुए मारिएगा। तीसरा आपका संप्रभुता का गुण ऑस्टिन बता रहे हैं, अपरिहार्यता।
या अनिवार्यता, इसेंशियलिटी, अर्थात किसी भी देश में संप्रभु का होना आपका अल्टरनेटिव या वैकल्पिक नहीं है बल्कि अनिवार्य होता है। इस प्रकार संप्रभुता के 3 गुण बताते हैं। फिर आपका पूछा जाता है कि जो ये क्वेश्चन आपका आ चुका है, गलत न हो यूपीजे में, कि ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता होती है। आपका ये दिया था ऑप्शन निगेटिव, पॉजिटिव, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जवाब कैसे देंगे आप। जो ऑस्टिन के अनुसार जो सॉवरेंटी है, ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीजे में, वह पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक और निगेटिव यानी कि नकारात्मक दोनों होता है। अब ये क्यों दोनों होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा समझिए। अगर ये क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, संप्रभुता सकारात्मक इस रूप में होती है कि जो सॉवरेन जो कमांड देगा उसे समाज के लोग मानने के लिए बाउंड या बाध्य होते हैं। और संप्रभुता में जो क्वालिटी है निगेटिव की, वह नकारात्मक इसलिए होती है कि संप्रभु उस समादेश को मानने के लिए बाध्य या बाउंड नहीं होता। यह अच्छा क्वेश्चन बनता है। इस प्रकार आपका ऑस्टिन के अनुसार सॉवरेंटी बताई गई। अब ऑस्टिन के अनुसार विधि की व्याख्या कर, चूंकि ऑस्टिन महोदय ला की अतः ऑस्टिन महोदय के अनुसार ला क्या है, पहले इसको देखा जाए। आपका सुपीरियर होता है यानी कि आपका प्रवर होता है, और दूसरा इन्फीरियर होता है यानी कि अवर होता है। तो जो ये प्रवर हैं वो भी प्रूडेंट मैन है, बुद्धिमान प्राणी हैं, और जो ये अवर हैं यानी कि इन्फीरियर हैं या अधीनस्थ हैं, ये भी प्रूडेंट मैन हैं यानी कि बुद्धिमान प्राणी हैं। तो भाई विधि क्या है, तो विधि प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाए गए आचरण का नियम है। यानी कि एक बुद्धिमान व्यक्ति जो प्रवर कहलाएगा, दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति जो अवर कहलाएगा, उसके लिए जो आचरण का नियम यानी कि रूल ऑफ कंडक्ट बनाता है, वही ला कहा जाता है। इन्होंने आपका ये शुद्ध रूप से जो हम वाक्य लिखे हैं कि विद संप्रभ का समादेश है, इन्होंने ला को बंटवारा किया। और देखिए ला को कितने रूपों में बांटा। इन्होंने ये कहा कि कुछ कानून ऐसे हैं, आपका कह सकते हैं कि आपका बंटवारा इनका देखना है, और बंटवारा में ये किसको ला मानते हैं वही निकालना है। देखिए ऑस्टिन ने जो ला का बंटवारा किया, वह आपका पहले तो 2 भागों में बांटा। एक भाग आप ये कह रहे हैं कि उचित रूप से या जस्ट रूप से या ठीक रूप से जिसे ला कहा जाता है, यानी कि ऐसा इन्होंने बंटवारा पहला किया कि जिसे उचित रूप से विधि कहा जाए, और दूसरा बंटवारा इन्होंने किया जिसे अनजस्ट या आ जाता है। जो ये उचित रूप
उन्होंने इसका बंटवारा किया और ये कह रहे हैं कि जो उचित रूप से कानून माना जाता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक डिवाइन लॉ यानी कि ईश्वर द्वारा बनाया गया कानून ये, और दूसरा ह्यूमन मेड लॉ यानी कि मानव निर्मित कानून। फिर आपका मानव निर्मित कानून को ये फिर दो क्लाज में बांटते हैं और ये बताते हैं कि जो मानव निर्मित कानून होता है, एक तो आपका होता है प्रवर द्वारा अवर के लिए बनाया गया, यानी कि सुपीरियर द्वारा इंफीरियर के लिए, किसके द्वारा? प्रवर द्वारा किसके लिए बनाया जाता है? अवर के लिए। और दूसरा कस्टमरी लॉ यानी कि रूढ़ जन्य विधि कस्टमरी लॉ। इसकी थोड़ा व्याख्या देखिए आप लोग अच्छे से, और इसमें आपका पूछा जाता है थोड़ा बहुत आपका पॉजिटिव लॉ कौन है, तो उसको भी हमें निकालना है, यानी कि एक्चुअल लॉ सकारात्मक विधि है, किसको कानून इसमें मानते हैं। अभी इसका हम बंटवारा करेंगे, पहले इतना बता दिया जाए। आपका ऑस्टिन महोदय उचित प्रकार से कही जाने वाली विधि को दो वर्गों में बांटते हैं। एक डिवाइन लॉ जो भगवान या गॉड या ईश्वर बनाता है, और दूसरा कानून जो मानव बनाता है। ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून तो मानते हैं ऑस्टिन, लेकिन ये मानते हैं कि ये इसे जूरिस्प्रूडेंस में इसका अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि ये पॉजिटिव लॉ नहीं है। तो ईश्वर द्वारा बनाए गए कानून को कौन विचारधारा मान्यता देती है? तो नेचुरल, प्राकृतिक। फिर आपका मानव निर्मित विधि को ये दो वर्गों में बांटते हैं। एक रूढ़जन्य विधि, पहले इसको देख लिया जाए। रूढ़जन्य विधि यानी कि कस्टमरी लॉ, यानी कि समाज जिस कानून को स्वयं बनाता है, तो ऐसी दशा में हिस्टोरिकल स्कूल वाले, ऐतिहासिक विचारधारा वाले रूढ़जन्य विधि को ही कानून मानते हैं। लेकिन ऑस्टिन महोदय इसे कानून तो मानते हैं, उचित रूप से कानून ये कहा जाता है, लेकिन वास्तविक विधि या पॉजिटिव विधि की श्रेणी से इसे भी क्या कर देते हैं? बाहर। लेकिन आ जाइए अंतिम, फिर कहते हैं कि मानव द्वारा जो निर्मित अगला होता है आपका बंटवारा, वह है आपका प्रवर द्वारा अवर के लिए आचरण के लिए नियम बनाना। और ये जो प्रवर द्वारा अवर के आचरण के नियम बनाए जाते हैं, यही एक्चुअल लॉ है, यही वास्तविक विधि है। और जूरिस्प्रूडेंस में इसी का मुख्य रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन। तो क्वेश्चन आपका बना कि ऑस्टिन के अनुसार किसे आपका पॉजिटिव लॉ माना जाएगा? तो याद रखिएगा, सुपीरियर के लिए सुपीरियर द्वारा इंफीरियर के लिए बनाया गया आचरण का जो नियम है, इसी को आपका ऑस्टिन क्या मानते हैं? वास्तविक विधि। अगला बंटवारा देखा जाए। अगला बंटवारा ये कहते हैं कि अनुचित रूप से कही जाने वाली विधि, अनजस्ट रूप से, और उसमें ये दो भागों में बांटते हैं। दो भाग ये हैं कि एक सादृश्य विधि और दूसरा लाक्षणिक विधि। सादृश्य यानी कि फैशन संबंधी विधि, सादृश्य फैशन संबंधी विधि, और दूसरा लाक्षणिक विधि, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम,
कि कोई भी चीज ऊपर फेंकी जाती है तो वह पृथ्वी पर आती है, ये लाक्षणिक विधि हो गई। और आपका सादृश्य माने फैशन संबंधी विधि, या इसको हम कह सकते हैं ये फैशन संबंधी या सादृश्य, जैसे कि इसको श्रेणी में रखते हैं, इंटरनेशनल लॉ को रखते हैं, फिर आपका मनोभाव को रखते हैं, जो सम्मान की विधि है उसको रखते हैं, व्यक्तियों का जो मत या विचार या थाट है उसको रखते हैं। यहाँ एक क्वेश्चन आपका बनता है, और वह क्वेश्चन बनता है कि किस विद्वान ने इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी कहा है, या वास्तविक या विध्यात्मक नैतिकता कहा है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर एक बार इसको हम बता रहे हैं। जॉन ऑस्टिन आपका इंटरनेशनल लॉ को पॉजिटिव मोरालिटी, या पॉजिटिव का मतलब कई अर्थ होता है, सकारात्मक भी होता है, विध्यात्मक भी होता है, या सकारात्मक नैतिकता कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है। इस प्रकार इनकी विधि की परिभाषा समाप्त हो गई। कमांड देखिए, तीसरा जो शब्द इनका है आपका, वह हमें देखना है कमांड या समादेश। अब यहाँ जो चूंकि समादेश का सिद्धांत इन्होंने किससे लिया, तो समादेश का सिद्धांत ये जर्मी ब्रेंथम से प्रेरित होकर दिए। तो एक चार्ट बना लेना है। समादेश, समादेश या कमांड। जब समादेश क्या है, पहला क्वेश्चन ये उठता है कि कमांड क्या है। दूसरा क्वेश्चन, कमांड कितने प्रकार का होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कमांड न माने तो क्या होगा। तो पहले इसका हम मने बता देते हैं, तब कमांड को डिटेल में हम देखते हैं। देखिए कह करके, ऑस्टिन के अनुसार समादेश आपका दो प्रकार के होते हैं, एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। ये क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि संप्रभुता का गुण पूछा गया यूपीजे में, कि ऑस्टिन के अनुसार सॉवरेंटी होती है पॉजिटिव निगेटिव दोनों, तो दोनों मार कर आना है। उसी प्रकार आपका कमांड भी पूछ सकता है कि कमांड कैसा होता है, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव दोनों, इनमें से कोई नहीं तो क्या मारना है, दोनों। अब पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, बहुत आसान है। जब संप्रभु व्यक्तियों को कोई कार्य करने का आदेश देता है तो वह समादेश क्या होता है, सकारात्मक। और जब संप्रभु व्यक्तियों को कोई कार्य न करने का आदेश देता है तो वह क्या होता है, नकारात्मक। बस एक लाइन याद रखना है, कुछ करने के लिए कहा जाए तो पॉजिटिव, और कुछ न करने के लिए तो निगेटिव। जैसे आईपीसी है, व्यक्तियों को रोका गया है कि ऐसे कार्य न करिए, तो जो आईपीसी में कमांड है वह कैसे हैं, निगेटिव। भाई वह निगेटिव हैं। और जहाँ व्यक्तियों को कहा जाए कि ये कार्य करिए, जैसे कि आपका एक दो उदाहरण देखा जाए। अगर कमांड ये हो, समादेश ये हो कि प्रत्येक व्यक्ति बुर्का पहनकर निकलेगा, तो ये सकारात्मक आदेश हो गया। और यदि कमांड ये हो कि कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा, तो जैसे ही नहीं लग गया तो वह कमांड कैसा हो गया, नकारात्मक। फिर ऑस्टिन महोदय आपका समादेश को फिर दो भागों में बांटते हैं, और यहाँ से थोड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पकड़ना है। एक जनरल कमांड यानी कि सामान्य समादेश, और दूसरा स्पेसिफिक
या पार्टिकुलर या विशिष्ट समादेश। याद रखिए फिर एक बार, आपका यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है कि इन्होंने ये कहा कि एक समादेश सामान्य होता है और दूसरा कैसा होता है, विशिष्ट। अब यहाँ जो क्वेश्चन आपका नया बन सकता है कि ऑस्टिन महोदय किस कमांड को पॉजिटिव लॉ या सकारात्मक विधि या विध्यात्मक विधि मानते हैं या वास्तविक विधि, एक्चुअल में लॉ। तो याद रखिए, पूछ सकता है क्वेश्चन, जो ये सामान्य विधि होती हैं या जो सामान्य कमांड होता है, इसी को ऑस्टिन पॉजिटिव लॉ मानते हैं और ये कहते हैं कि वास्तव में यही विधि है। तो आपका अब देखिए, आपका जो जनरल आपका कमांड होता है उसका मतलब क्या है। जब संप्रभु किसी कार्य को करने या न करने के लिए सभी व्यक्तियों को समादेश देता है, उस समादेश को क्या कहते हैं, सामान्य समादेश। और आपका विशिष्ट क्या होता है, तो जब संप्रभु, याद रखिए, कुछ व्यक्तियों को कोई कार्य करने या न करने के लिए सदैव के लिए आदेश दे, या सभी व्यक्तियों को कुछ समय के लिए, सभी व्यक्तियों को कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए कुछ करने या न करने का समादेश दे, तो इसे आपका इस पर्टिकुलर कमांड या विशिष्ट समादेश कहते हैं और इसे एक्चुअल लॉ या पॉजिटिव लॉ से या विध्यात्मक विधि से ऑस्टिन बाहर मानते हैं। तो याद रखिए फिर एक बार हम बता रहे हैं कौन सा माने एक्चुअल लॉ है, किसका अध्ययन या कौन कमांड है, सामान्य। इसके बाद आपका समादेश को आगे बढ़िए, अभी इसमें तोड़ना है। देखिए ऑस्टिन क्या कहते हैं, समादेश को अब आगे बढ़िए। अगर व्यक्तियों को समादेश दिया गया, तो समादेश जब व्यक्तियों को दिया गया तो व्यक्तियों की ड्यूटी उत्पन्न होती है, कर्तव्य उत्पन्न होता है। और कर्तव्य या ये उत्पन्न होता है कि व्यक्ति उस समादेश का क्या करें, पालन करें। यानी कि समादेश में ऑब्लिगेशन होता है, बंधनकारी शक्ति होती है। समादेश से क्या उत्पन्न होता है, व्यक्तियों की ड्यूटी। और फिर कहते हैं ऑस्टिन कि अगर व्यक्ति इस कमांड का पालन नहीं करता तो ये जो संप्रभु है वह डर दिखाता है। और डर किसका दिखाता है, सेंसन का, यानी कि अनुशास्ति का। अनुशास्ति यानी कि दंड का। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, एक उदाहरण से देखिए, इंग्लैंड की संसद ने एक कानून बनाया कि सभी पुरुष बुर्का पहनकर निकलेंगे। तो ऑस्टिन कहते हैं कि ये कमांड है और ये इस कमांड के कारण व्यक्तियों का ये बाध्यकारी कर्तव्य निकला, एब्सोल्यूट पूर्ण क्या कर्तव्य निकला कि सभी व्यक्ति बाउंड हो गए, बाध्य हो गए कि वह बुर्का पहनकर निकलेंगे। अगर कोई व्यक्ति इस कर्तव्य का वायलेशन करता है, यानी कि इस कमांड का वायलेशन करता है, तो संप्रभु क्या दिखाता है, डर, भय, फियर, किसका, अनुशास्ति का। यानी कि संप्रभु ऐसे कानून का पालन न करने वालों को दंडित कर सकता है, सेंसन यानी कि अनुशास्ति दे सकता है, शास्ति दे सकता है। यानी कि ऑस्टिन के अनुसार व्यक्ति नैतिकता के कारण या अपनी इच्छा से या समाज के भय से या ईश्वर के भय से विधि का पालन नहीं करता, बल्कि जो
जो भय रहता है वह सेंसन रहता है कि जो अगर हम पालन नहीं किए तो जो ये सावरेन है हमें क्या करेगा, दंडित करेगा। और कई आपका आगे बताया भी जाएगा दंड के सिद्धांत तमाम चीज़ें। वहाँ भी कई विद्वानों ने कहा है कि आपका कहा भी है कि भाई राजा सो गए, रानी सो गए, लेकिन ये जो दंड का भय है ये जगता रहता है। और इसी भय के कारण जो दुराचारी हैं, जो छिनैतबाज हैं या जो लुटेरे हैं इत्यादि अपराधी आपका चोरी इत्यादि या लूट नहीं करते हैं। और वर्तमान समय में आपका समाज में ऑफेंस की बढ़ोतरी का मुख्य कारण भी यही है कि जो समाज में कानून के प्रति डर है वह लोगों के दिलो दिमाग और मन से निकलता जा रहा है। इसीलिए ऑफेंस और बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये डर भय बना रहे तब आपका कह सकते हैं कि लोग कानून का पालन करें और अपराध करने में क्या करेंगे, कुछ डरेंगे। आपका कल्याण सिंह का शासन याद आता है जहाँ की आपका डर भय अपराधियों में था और लोग डरते थे, लेकिन उसके बाद जो सरकारें आई वो कुछ बिगाड़ नहीं पाई अपराधियों का, बस लालीपाप दिखावा और अपने विरोधी पार्टियों के बदमाशों और गुंडों को केवल क्या करना, परेशान। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने आपका ये समादेश बताया और ये आपका कमांड बताया। आगे आपका अगले लेक्चर में कल पढ़ाया जाएगा। अभी ऑस्टिन की कुछ बातें बची हैं, आपका कल पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।